यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन अब मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों जो है मुंबई रिफाइनरी का जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्लेमेबिलिटी एक्सप्लोजिविटी एंड कंबसन पे जो है क्वेश्चंस। इससे पहले दोस्तों ऑलमोस्ट जो है सारी टॉपिक मैंने कवर कर ली है। इस पे जो है बहुत कम जो है इसको कवर किया है, फिर भी जो फ्लेमेबिलिटी एक्सप्लोजिविटी का पहला मेरा जो है ऑलरेडी जो है वीडियो बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे डेफिनेशन मैंने उसमें जो है ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इसमें हम जो है ओनली जो है फ्लेमेबिलिटी एक्सप्लोजिविटी का जो है एक तरह से जो पूछा गया आज तक का प्रश्न है वो देखेंगे 40 क्वेश्चन, और उसके अलावा जो है कंबसन का देखेंगे। कंबसन में जो 150 के आसपास जो है क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो है आ जाते हैं फ्लेमेबिलिटी एक्सप्लोजिविटी पे जो है एक तरह से क्वेश्चन आंसर, और जो एमसीक्यू अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनसे जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ वेपर गैसेस एंड डस्ट एयर बिलो विच प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम डज नॉट अकर ऑन अ कॉन्टेक्ट विथ सोर्स और इग्निशन इज कॉल्ड। कह रहा है कि वो मिनिमम जो है कंसंट्रेशन क्या है किसी वेपर गैस या डस्ट का, जिस पे जो है कोई भी जो फायर जो है कोई फ्लेम नहीं दे, मतलब कोई भी जो है मिक्सचर जो है इनका जो है फ्लेम नहीं देता, या जो है एक तरह से उन पे अगर इग्नाइट करो तो वो जलते नहीं हैं, तो उनके बिलो तो वो क्या होता है दोस्तों, उसे एलईएल कहते हैं, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, है ना। मिनिमम कह दिया तो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। ठीक इसी का उल्टा जो है द मैक्सिमम प्रोपगेशन ऑफ वेपर गैस एंड डस्ट इज एयर एबव विच propose of flame does not occur on a contact with a source of ignite is called UEL। कहने का मतलब ये है कि वो जो है मैक्सिमम जो है वेपर गैस या डस्ट का जो है एक तरह से मिक्सचर, जिसके ऊपर जो है एक तरह से जहाँ पे जो है आप अगर इग्नाइट सोर्स भी दे दो तो वो जो है एक तरह से वहाँ पे एक्सप्लोजन या फायर का चांस नहीं है, तो उसे कहेंगे अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, है ना। जो आपका आग या एक्सप्लोजन होता है वो एलईएल और यूईएल के बीच में ही लगता है। एलईएल के नीचे आग नहीं लगती, और जो यूईएल के ऊपर जो है एक्सप्लोजन नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो भी ये एक्सप्लोजन हो या फायर हो, ये दोनों एलईएल और यूएल के बीच में होगा, इनके नीचे या इनके ऊपर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। तो ये डिफिनीशन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्सप्लोजन कॉज बाई कंटेनिंग हाई प्रेशर नॉन रिएक्टिव गैस, एक ऐसा जो है एक्सप्लोजन जिसमें जो है हाई प्रेशर जो है नॉन रिएक्टिव गैसेस शामिल हैं, तो इस टाइप के जो है एक्सप्लोजन को हम मैकेनिकल एक्सप्लोजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई भी रिएक्टिव गैस नहीं है, नॉन रिएक्टिव गैसेस उसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडेक्वेट एनर्जी इज अवेलेबल इन अ इन्वायरमेंट टू प्रोवाइड एन इग्नाइट सोर्स। कह रहा है कि जो है एक तरह से इन्वायरमेंट में एक ऐसी एनर्जी जो है पहले से मौजूद है, जिसमें जो है खुद जो है इग्नाइट सोर्स प्रदान कर रही है, तो उसको जो है उस एनर्जी को कहेंगे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉइंट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर एबव अ लिक्विड विल कंटिन्यू टू बर्न। जब कंटिन्यू टू बर्न कहेगा कि कंटिन्यू बर्न कर रहा है, तो उस जो पॉइंट को, उस लोएस्ट पॉइंट को हम जो है फायर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब ओनली फ्लेम बना रहा है और लेकिन जल नहीं रहा है कंटिन्यू, 5 सेकंड के लिए फ्लेम बना दिया है ना, 2 सेकंड के लिए फ्लेम बना दिया, लेकिन कंटिन्यूस नहीं जला, तो वो हो जाएगा दोस्तों फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, ये क्वेश्चन आ चुका है। फ्लेमेबिलिटी लिमिट क्या होती है? वेपर एयर मिक्सचर विल इग्नाइट एंड बर्न ओनली ओवर अ वेल स्पेसिफाइड रेंज ऑफ कंपोजिशन इज कॉल्ड फ्लेमेबिलिटी लिमिट। फ्लेमेबिलिटी लिमिट का मतलब कि वेपर एयर का ऐसा मिक्सचर जो स्पेसिफिक रेंज में आने पे ही जो है जलते हैं या बर्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लेमेबिलिटी लिमिट। जैसे दिया गया है यूएल और एलईएल, इन्हीं के बीच में जो है वो जो है एक तरह से आग लगेगी या एक्सप्लोजन होगा। जितना हम एलईएल की तरफ जाएंगे उतना आग लगने का चांस है, जितना हम यूईएल यानी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट की तरफ चलेंगे तो वो जो है एक तरह से बड़ा धमाका करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, एन एक्सप्लोजन इन विच द रिएक्शन फ्रंट मूव एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसमें जो है रिएक्शन जो है, जब एक्सप्लोजन होगा तो शॉक वेव रिएक्शन जो निकलेंगी, तो अगर वो जो आगे की तरफ जो है ऐसे बढ़ रही हैं कि वो जो है स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 332 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं तेज़ी से, तो उसे डिटोनेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से भी जो स्पीड ऑफ साउंड है जो 332 मीटर पर सेकंड, अगर इस स्पीड को भी क्रॉस करके जो है कोई एक्सप्लोजन हुआ तो उसकी जो है शॉक वेव आगे बढ़ रही है ना, तो उसे जो है एक तरह से आपकी डिटोनेशन कहेंगे। नेक्स्ट है, एन एक्सप्लोजन अकरिंग विथ इन अ वेसल। जब वेसल के अंदर कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसे कहते हैं कन्फाइंड एक्सप्लोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एक्सप्लोजन इन वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड एट अ टेम्परेचर एबव इट एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, है ना, तो इसमें उसे BLEVE कहेंगे ना। तो इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है, लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो जो है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो जाता है ना, उसी प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के ऊपर हो जाता है, तो उस केस में जो एक्सप्लोजन होता है उसे BLEVE एक्सप्लोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, एन एक्सप्लोजन रिजल्ट फ्रॉम द रैपिड कंबसन ऑफ फायर सॉलिड पार्टिकल। कह रहा है कि सॉरी, कंबसन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल। कह रहा है कि बहुत सारे फाइन पार्टिकल हैं, सॉलिड के पार्टिकल हैं, और उसमें कोई एक एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उस टाइप के एक्सप्लोजन को क्या कहेंगे, तो उसे डस्ट एक्सप्लोजन कहेंगे। क्योंकि फाइन पार्टिकल सॉलिड के जैसे सेंड हुआ, ये सब डस्ट, ये सारे जो है वही तो पार्ट एक तरह से डस्ट ही तो हैं, तो इनको डस्ट एक्सप्लोजन कहेंगे। ठीक है, फायर क्या है दोस्तों, तो फायर जो है रैपिड एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन है, यानी कि फायर इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं या एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश is a rapid increase on a volume and release of energy in a extreme manner, usually with the uh, gradation of high temperature and release of gases। कह रहा है कि एक ऐसा जो है प्रक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो बहुत हाई टेम्परेचर भी रिलीज हो रहा है, और जो है एक्सट्रीम प्रेशर से जो है गैसेस भी रिलीज हो रही हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, तो इसको हम एक्सप्लोजन कहेंगे। ये एक तरह का एक्सप्लोजन है। ठीक है, वेसल जो है ओवर प्रेशराइज कब होता है, जब दोस्तों एम्बियंट उसे हीट मिलती है और कोई अगर वॉल में फेलियर हो रहा है तो वेसल ओवर प्रेशराइज होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन से केस में जो है वेसल ओवर प्रेशराइज होगा। तो वाल अगर फेल हो गया, यानी कि जैसे वाल की कंट्रोलिंग नहीं है, तो वो जो है बार बार उसी के अंदर जो है कोई लिक्विड जाता रहेगा, ओवर प्रेशराइज करेगा, या जो है एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा इंसुलेटर। जैसे आप समझो कोई सॉल्वेंट टैंक है, ठीक है, सॉल्वेंट टैंक को जो है नॉर्मली इंसुलेशन किया जाता है ताकि बाहर का टेम्परेचर अंदर की तरफ न जाए, क्योंकि अगर बाहर का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उस टैंक में चला जाएगा तो ढेर सारी वो वेपर जनरेट करेगा, है ना। तो एम्बियंट से कोई हीट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब कोई हीट नहीं मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो जो है एक तरह से वेपर फॉर्मेशन में हो और वो ओवर प्रेशराइज हो। ठीक है, नेक्स्ट है, वेसल कैन बी प्रेशर जो है प्रेशर पर्ज बाय एडिंग इनर्ट गैस। अगर आपको किसी वेसल को पर्ज करना है इनर्ट गैस के साथ, तो उसको जो है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे रख के तब उसको क्या करोगे, पर्ज करोगे। नेक्स्ट है, रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोज टू लोअर डोज ऑफ केमिकल इज नोन एज। ये क्या कह रहा है दोस्तों, कि कह रहा है कि बहुत कम डोज जो है आप डेली यूज कर रहे हो और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत लॉन्ग समय बाद, बहुत बहुत टाइम बाद जो है दिखेगा, तो उसको कहते हैं क्रोनिक टॉक्सिक। क्रोनिक टॉक्सिक में जैसे एग्जांपल ले लो, और आप जो है अगर आप थोड़ा थोड़ा जैसे एक दारू का तो एग्जांपल सही नहीं है, जैसे आप जो है
चलिए दारू का एग्जांपल ले लें कि थोड़ी थोड़ी गिलास में लेके आप जो है एक एक गिलास डेली पीते जा रहे हो, तो लीवर तुरंत ख़राब नहीं होगा। वो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट जो है 2 साल 3 साल 5 साल बाद जो है उसका इम्पैक्ट होगा। तो जब कोई केमिकल का जो है इम्पैक्ट धीरे धीरे होता है, मतलब तुरंत नहीं होता, लॉन्ग टाइम के बाद उसका इफेक्ट दिखता है, तो वो दोस्तों क्रोनिक टॉक्सिक कहलाएगा। लेकिन अगर वो तुरंत किसी केमिकल के डोज करने से तुरंत इम्पैक्ट आ गया, तुरंत व्यक्ति फेटल हो गया या बेहोश हो गया, कुछ हो गया, तुरंत अगर इमिडिएटली इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसे हम जो है एक्यूट टॉक्सिक कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है इसका ना। नेक्स्ट है एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डिजास्टर जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये है। ये सारे क्वेश्चन हैं। BLVE एंड UVCE। UVCE का फुल फॉर्म होता है BLEVE, तो जानते ही हो आप, है ना। बाकी UVCE क्या है? तो ये है, इसका फुल फॉर्म है अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। ये कई बार आ चुका है ना। तो ये जो है दोस्तों अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड जो है एक्सप्लोजन हुआ, या BLEVE, यानी ये एक्सप्लोजन हुआ, दोनों किस केस में होते हैं? तो जब LPG में आग लगती है, LPG कई बार क्वेश्चन आया है कि आपको जो है BLEV या UVCE ये किस टाइप के एक्सप्लोजन जो है किस टाइप के फायर में होते हैं। तो आप जानते हो कि जब कोई आग लगती है धीरे धीरे धीरे, तो आपका जब आग लगती है किसी भी उसमें, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप सोच के देखो, जो कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में जो गैस सिलेंडर जो हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं, सिलेंडर जो है HP गैस वाला, तो उसमें जब अगर आग लग गई, तो पहले तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जलेगा, और जलता जाएगा जलता जाएगा। जब जब कुछ देर बाद देखोगे, जब उसमें जो है एक तरह से उसमें जो है वो UL की तरफ जब बढ़ जाता है, पहले तो उसका LEL की तरफ रहता है, तो आग लग जाती है उसमें। और जब यही जो है LEL से थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते जो है UL की तरफ जाता है, तो उसमें देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सिलेंडर तुरंत जो है एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है ना। तो ऐसे ही जब LPG गैस में आग लगती है, LPG में जब आग लगती है, तो धीरे धीरे जो है एक तरह से पहले फायर होती है, फिर धीरे धीरे उसका एक्सप्लोजन का रूप ले लेती है। तो BLEVE या UVCE ये दोनों एक तरह से जो है LPG फायर में जो है घटनाएं LPG फायर में होती हैं, ठीक है। BLEVE को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करना है तो ए मेजर कंटेनर फेलियर एट अ मोमेंट व्हेन द कंटेन्ड लिक्विड एट द टेम्परेचर वेल एबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब वही है कि जो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। और उस केस में जो एक्सप्लोजन होगा, या उस केस में जो कंटेनर फट जा रहा है या कंटेनर फेलियर हो जा रहा है, तो उसको BLEVE कहेंगे, ठीक है। UVCE क्या कहेंगे दोस्तों? हाँ, जिसका जो है फॉर्म होता है आपका अनकन्फाइंड वेपर एक्सप्लोजन। ये क्या होता है? तो आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो डाली थी जो है जो हिस्ट्री पे जो है जो हल्दिया रिफाइनरी में जो घटना घटी थी, तो उस पर मैंने जो फायर लगी थी, तो उस पर वीडियो बनाया था, तो उसमें यही चीज़ हुई थी, है ना। जो क्या है दोस्तों UVCE, इसको समझते हैं। ये क्या है दोस्तों कि when some flammable material is released in atmosphere, it gets mixed up with air and form a mixture that is either जो है totally within the flammable limit, या outer portion of its within the flammable limit, ठीक है। If this mixture finds some source of ignite, it either result in a flash fire or an explosion, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोजन कॉल्ड UVCE। क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। जैसे एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे हल्दिया रिफाइनरी में जो आग लगी थी, उसमें क्या हुआ था, तो शटडाउन का टाइम था, हीट एक्सचेंजर की क्लीनिंग हो रही थी। तो जब हीट एक्सचेंजर की क्लीनिंग हो रही है, तो उस केस में जो है फ्लेमेबल मटेरियल जो था वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा था, ठीक है, और एक जगह जाके एयर के साथ वो मिक्सचर बनाता चला गया, ठीक है।
और जब मिक्सचर बनाता चला गया और फिर जो है जैसे ही वेल्डिंग कटिंग का काम हुआ, वहाँ से जैसे उसको स्पार्क मिला तो एकदम तुरंत जो है एक तरह से बड़ा धमाका हो गया। और धमाका सॉरी जो है वहाँ पे जो है फायर लग गई। ठीक है, अब फायर कब लगती है? जब क्वांटिटी जो है कम हो तो फायर लग जाएगी, और जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो जो है वहाँ पे धमाका हो जाएगा। जैसे जो कोई जो है एक तरह से एलपीजी का एक टैंक है, और एलपीजी जो है एक छोटे से उसमें ले लो तो उसमें आग लग जाएगी तुरंत, और बहुत बड़े अमाउंट में अगर है वो तो मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वो तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब कोई फ्लेमेबल मटेरियल एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं तो वो जो है एयर के साथ मिक्सचर बना लेता है, और वो या तो पूरी तरह से फ्लेमेबल लिमिट में आ जाता है, या जब मिक्सचर बनाएगा तो ऊपर ही जैसे क्लाउड होता है तो क्लाउड का दो सिरा होता है, एक नीचे का एक ऊपर का। जो यहाँ पे नीचे क्लाउड के जो है निचले सिरे में जो है नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं, ऊपर सिरे में जो है पॉजिटिव आयन होते हैं। ऐसे ही अगर ये मिक्सचर बनाया तो हो सकता है कि नीचे वाले पोर्शन बस फ्लेमेबल हो और बाकी ऊपर का जो है पोर्शन जो है इनफ्लेमेबल हो। ठीक है, तो उस केस में अगर कहीं से इग्नाइट सोर्स मिल जाएगा तो पूरा भयंकर जो है, अगर जो एक्यूमुलेटेड जो एयर मिक्सचर जो है कम है तो वहाँ पे फायर लग जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है एक्यूमुलेट हो गई हैं और जो है फ्लेमेबल मिक्सचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ तुरंत जो है एक्सप्लोजन हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। तो उसे ही कहते हैं UVCE। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन जो है हम आगे चलते हैं। एल पूछा है हाइड्रोजन का, तो आज तक जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है एल जो है एक तरह से हाइड्रोजन, और जो है यूएल जो है हाइड्रोजन का ही जो है इन्हीं का रेंज बड़ा है। ठीक है, एल कितना होता है इसका 4.1, और यूईएल कितना होता है 74.2। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा धमाका जो है हाइड्रोजन करेगा। और यही रीज़न है दोस्तों कि जो हाइड्रोजन हम लोग हाइड्रोजन से जलने वाली जो गाड़ी लाना चाह रहे हैं कि जो है एक तरह से जो है क्लीन फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन यूज कर लें, हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियाँ यूज कर लें। तो ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो गाड़ी चलेगी तो कहीं जो है गड्ढा है, कहीं कुछ है, तो वो थोड़ा सा जो है जैसे इधर उधर मूवमेंट होगी, थोड़ा सा भी स्पार्क जनरेट होगा तो पूरी गाड़ी धमाका कर जाएगी, है ना। क्योंकि इसका जो यूएल है 74.2 है, यानी कि मैक्सिमम धमाका इसमें हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हाइड्रोजन गैस से चलने वाली जो है गाड़ी अभी बनाना थोड़ा सा जो है सभी जगह नहीं है, कुछ जगह पे है जहाँ पे कहीं भी जो है गड्ढा या जो है रोड वोड एकदम क्लीन है, कहीं भी जर्क लगने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अपने इंडिया में तो हर जगह बैरिकेटेड है तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एल हाइड्रोजन का कितना है 4.1 है, यूएल कितना है 74.2 है। और एक चीज़ और है, हाइड्रोजन से लगने वाली जो आग होती है वो दिखाई नहीं देती है, इनविजुअल होती है। आप पूरा चमड़ा आपका जल जाएगा लेकिन आग दिखाई नहीं देगी, ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड का एल कितना होता है 4.3 होता है, यूएल कितना होता है 46 होता है, उसकी टीएलबी कितना होता है 120। टीएलबी मतलब कि जहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू 8 घंटे जो वर्कर जो काम करेगा तो उस वर्किंग इन्वायरमेंट में उसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए मैक्सिमम, तो 1 ppm अगर है तो 8 घंटे व्यक्ति आराम से काम कर लेगा, वहीं उसकी टीएलबी कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे हाइड्रोजन का ऐसे पूछ लेगा या हाइड्रोजन सल्फाइड का पूछ लेगा, एल कितना है यूएल कितना है ना। टीएलबी CO कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है STL यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजिव लिमिट, शॉर्ट टर्म बहुत कम समय के लिए है ना। तो ये 400 IDLH होता है, इमीडिएट जो है डेंजरस लाइफ ऑफ हेल्थ। तो CO का 1500 है ना। एल कितना है 12.5, यूएल कितना है 74 है ना। नेक्स्ट है जो है एक तरह से इसका देखोगे आप जो है 74% है, जबकि जो हाइड्रोजन का 74.2 है, आगे ही है ना। अमोनिया की टेल भी पूछा है तो 25 ppm है। क्लोरीन की टेल भी कितनी होती है 1 ppm है। HTL कितना होता है 3 होता है ना। मिनिमम ऑक्सीजन इन कन्फाइंड स्पेस, जब आप कन्फाइंड स्पेस में कोई काम करने जा रहे हैं तो 19.5% जो है ऑक्सीजन मिनिमम होने ही होने हैं, और इससे अगर कम है तो जो है आपको जो है वो ऐसे BA सेट पहनना है ना। 19.5 पे आप जो है नॉर्मल जो है ऑनलाइन एयर मास्क लेके एंट्री कर सकते हो।
अगर बहुत कम है तो वहाँ पे जो है SFBA सेट लेके कर सकते हैं। पूछा गया है कि कन्फाइंड स्पेस काम करते वक्त जो है ऑक्सीजन मिनिमम कितना रखा जाएगा, तो 19.5% बाई वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ गैस एट विच एन एक्सप्लोजन कैन अकर नोन एज, तो उसे एलियल कहेंगे ना। लोवेस्ट कंसंट्रेशन मतलब वही जो है एलियल है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन यूएल हो जाएगा। नन स्पार्किंग टूल किस चीज़ से बने होते हैं, तो नन स्पार्किंग टूल जो होते हैं ब्रास के बने होते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि जो ब्रास है उसको गिरा दोगे आप ज़मीन पे या उस रगड़ोगे उसको, उस मेटल को, तो उससे स्पार्क जनरेट नहीं होगा। रिफाइनरों में क्या होता है कि सॉल्वेंट यूज होता है। सॉल्वेंट की जो है आग पकड़ने की जो पॉइंट होती है, फायर पॉइंट, बहुत मिली जूल एनर्जी मिल जाए तो उसमें आग पकड़ लेगी। जब आप कोई जो है फ्रिक्शन करोगे, जैसे नट बोल्ट खोलना है, तो उसमें जो है उससे जो थोड़ा सा भी स्पार्क निकलेगा तो पूरा आग पकड़ने के लिए वो काफ़ी है। तो इसलिए उसमें जो नॉन स्पार्किंग टूल जैसे ब्रास के बने होते हैं, ये रगड़े टूटे फूटे कुछ भी हो तो इससे स्पार्क नहीं जनरेट होता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द मस्ट फॉर एंट्री इन कन्फाइंड स्पेस विथ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 19.5। कह रहा है कि जब जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वेसल एंट्री करा रहे हो या कन्फाइंड स्पेस में भेज रहे हो किसी को, तो अगर ऑक्सीजन 19.5% से कम है तो आप क्या पहना के उसको भेजोगे, तो वहाँ पे एयरलाइन रेस्पिरेटर का को पहना के भेजोगे। ये क्वेश्चन है कि फ्लैश पॉइंट जो होता है क्लास सी टाइप के जो है, जैसे आपने क्लास ए क्लास बी क्लास सी टाइप के फायर देखी है, और उसमें कौन कौन से जो है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। तो क्लास सी टाइप के जो है प्रोडक्ट में जो है उनकी जो है फ्लैश पॉइंट का रेंज क्या होता है, तो वो दोस्तों 65 से जो है 93 डिग्री तक होते हैं। डी PDFE का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्रामिंग डिलीवरी फायर इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट है ए फायर असेंबलिंग पॉइंट क्या है, तो असेंबलिंग पॉइंट वही है जहाँ पे कोई भी अगर अलार्म बज रहा है, जैसे कि आग लगने का या लीकेज का या कुछ भी, तो आप वहाँ पे तुरंत पहुँच जाओ, कलेक्ट होने वाली जगह है ना, असेंबल होने वाली जगह। नेक्स्ट है इन स्मूथरिंग मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वी रिमूव। स्मूथरिंग का मतलब होता है दम घुटा के मारना, ठीक है। तो आग का दम घुटाएंगे कब, जब आग को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो तो खूब जलेगी, लेकिन जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देंगे तो वो जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सांस नहीं ले पाएगी और दम घुट के वो मर जाएगी। तो वही होता है स्मूथरिंग मेथड में, फायर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने की वजह से बुझ जाती है, ठीक है। बाकी कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर हैं, मैक्सिमम फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई को कट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे CO2 टाइप का है, तो CO2 एक तरह से वैसे यूनिवर्सल जो है फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो CO2 भी वही काम करता है, वो फायर सप्लाई ऑक्सीजन की काट देता है। इसके अलावा जो है आपका जो फोम है, फोम भी एक तरह से लेयर बना लेगा और जो है पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा, ठीक है। तो जो है मैक्सिमम जो है ऐसे केमिकल हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज होते हैं, वो ओनली जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए होते हैं। बस वाटर ही एक ऐसा चीज़ है जो हीट को रिमूव करता है। जैसे फायर ट्रायंगल में हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है, तो वो हीट को रिमूव करता है पानी, है ना, पानी से अगर आप बुझा रहे हो तो। नेक्स्ट है SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड की जो है TLB 2 ppm है, HTL 3 ppm है, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कराना है तो क्या क्या चेक करना होता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन 19.5% से कम नहीं होना चाहिए। एलियल जो है कम से मैक्सिमम जो है 10% होना चाहिए। टॉक्सिक गैस तो बिलो दिन TLB से भी कम जो है टॉक्सिक गैस होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी आया था कि कोई कैजुअल है, अगर वो किसी वेसल की जो है सफाई कर रहा है या कहीं भी जो कंप्रेस एयर से सफाई कर रहा है, तो उसका प्रेशर कितना रखता है, वो कितना प्रेशर वो रखता है, तो वो 2 kg रखता है। 2 kg उस जो कंप्रेस एयर जो क्लीनिंग के लिए यूज होती है उसका जो हेडर का प्रेशर 2 kg होता है, ठीक है। ये नहीं कि 7 kg से ही वो साफ करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑन साइट इमरजेंसी। ऑन साइट इमरजेंसी में क्या होता है कि वह इमरजेंसी जो इनसाइड ऑफ प्लांट के इनसाइड में, ठीक है,
हो। नेक्स्ट है लेवल 1 इमरजेंसी क्या है, तो इसमें जो है पिछले साल जो पूछा गया था लेवल 2 इमरजेंसी क्या है इसके बारे में, तो इसीलिए मैंने तीनों ला दिया। लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 1 इमरजेंसी वह इमरजेंसी है जिसमें जो है विथ इनसाइड जो है, जो प्लांट के इनसाइड में जो है, मतलब कोई एक पार्टिकुलर प्लांट है तो वहीं तक है और उसका इम्पैक्ट जो है ऑफ साइड में न पड़े। जैसे एग्जांपल के रूप में आप अमोनिया यूरिया दो प्लांट को समझिए, अमोनिया प्लांट, यूरिया प्लांट और पावर प्लांट, ठीक है। अगर अमोनिया प्लांट में कोई इमरजेंसी आई, उसका इम्पैक्ट न यूरिया प्लांट को पड़ा और न ही पावर प्लांट को पड़ा, तो इस इमरजेंसी को हम कहेंगे लेवल 1 इमरजेंसी। लेवल 2 इमरजेंसी क्या है कि पूरे इनसाइड द प्लांट में, जैसे उसका इम्पैक्ट जो है अमोनिया में भी, अमोनिया में कोई इमरजेंसी हुई तो उसका इम्पैक्ट यूरिया वाले को भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट जो है और आपके पावर प्लांट वाले को भी पड़ेगा, और कुछ जो है प्लांट के आसपास के लोग हैं, कुछ जो है नज़दीक वाले हैं उन उधर भी पड़ सकता है, मे भी, है ना। ठीक है, तो उस टाइप की लेवल 2 होती है। बाकी लेवल 3 में तो भैया जो है एक तो ऑन साइड में इम्पैक्ट उसका आएगा, ऑफ साइड में इम्पैक्ट आएगा, कैस्ट्रोट्रोपिक नेचर जो होगा, यानी कि मतलब इन्वायरमेंट पूरा दूषित हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट जो है जो पॉपुलेशन है, गांव के लोग हैं, ज़िला के लोग हैं, या जो है उससे जो है प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा, इन्वायरमेंट का भी लॉस होगा। तो इस टाइप की इमरजेंसी को जो है लेवल 3 इमरजेंसी कहते हैं। एक लेवल 4 आई है जो जिसका इम्पैक्ट जो है पूरा जो है एक तरह से नेशनल लेवल तक होता है, तो ये जो सेफ्टी से उसमें नहीं है। बाकी जो है देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हमने पढ़ा था कि जो है जो पहले पोर्शन में हमने जो डिस्कस किया था कि जो है क्या क्या है इसमें, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में ये जो है नया जो है सिलेबस है, तो इसमें जो है उतना हम जो है अभी क्वेश्चन जो जो आया हुआ है वही सॉल्व करेंगे। बाकी जो हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, तो आपने जैसे हाई स्कूल के बुक में पढ़ा ही होगा कि हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इंटायरली मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कार्बन और एटम से मिलकर बने हैं वही हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है टिपिकली हाइड्रोकार्बन आर कलरलेस गैसेस दैट हैव वेरी वीक ऑर्डर। एक जो है हाइड्रोकार्बन की सबसे बुरी यही बात है कि इससे जितने भी आपके जो है कंपोजिशन बनते हैं उनमें जो है ऑर्डर स्मेल जो है बिल्कुल कम होता है, ठीक है। जैसे सी ओ हो गया, जो है आप कह रहा हूँ सी ओ कह रहा हूँ, जो जितने भी रिफाइनर में जैसे वो हैं, जितने भी कंपाउंड बने हैं तो उन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उसमें स्मेल बहुत ही कम होता है ना। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन कैन फीचर सिंपली और रिलेटेड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड कैन जनरली क्लासिफाई इनटू 4 सब कैटेगरी नेमली एल्केन, एल्किन, एल्काइन एंड एरोमेटिक। कह रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन हैं वो मेनली जो है 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एरोमेटिक, ठीक है। The study of hydrocarbon can be provide insight into the chemical property of the functional group and their preparation. Hydrocarbons such as propane, butane are used to commercial fuel purpose in a form of LPG, liquefied petroleum, और बेंजीन वंस एंड सिंपलेस्ट एरोमेटिक जो है हाइड्रोकार्बन सर्व आर रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी सिंथेटिक ड्रग्स। वही बता रहा है दोस्तों कि जो है जो है हाइड्रोकार्बन का यूज़ हम जो है एज ए फ्यूल जैसे एलपीजी के रूप में करते हैं, और जो है एरोमेटिक का एग्जांपल दिया बेंजीन का, जिसका यूज हम सिंथेटिक ड्रग बनाने में करते हैं। द मालिकुलर फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड CXCH2, ये हाइड्रोकार्बन का एक तरह से फार्मूला है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में जो है एक तरह से नेचुरल भी होते हैं, जैसे जो है जो केरोटीन है जिससे जो है गाजर में लाल रंग आता है ना। तो ये सब एक तरह से क्या है, ये एक तरह से हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और जो है कुछ हाइड्रोकार्बन जो नेचुरल रबड़ में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन।
तो अगर क्लासिफिकेशन करें तो इनको जो है एक तरह से डायरेक्ट जो है हम इसमें जो है डायग्राम से समझ जाएंगे। हाइड्रोकार्बन जो है एलिफेटिक या एक्रेलिक, और दूसरा जो है एलिसाइक्लिक, इन मेन ग्रुप में बटा है। एलिफेटिक में जो है सेचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एलिसाइक्लिक में जो होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, और जो है होमो में जो है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये जो है इसके हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज कंपाउंड कार्बन कार्बन एटम एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इनमें जो है सेचुरेटेड में जो है सिंगल बॉन्ड लगा होता है। ठीक है, दिस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन डज नॉट हैव अ डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दे हैव sp3। पूछ सकता है ये कि जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, तो sp3 हो सकता है विथ नंबर sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम। दे आर टुगेदर कॉल्ड एल्केन। एल्केन का जो फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, तो इसमें जो है एल्केन जो एक तरह से सेचुरेटेड में आ गया एल्केन। एल्केन का फार्मूला पूछ लेगा, एल्केन का फार्मूला क्या है पूछा गया है, तो CnH2n+2 हो गया। अनसेचुरेटेड में क्या हो गया, दिस कंपाउंड कंसिस्ट सिंगल डबल ट्रिपल बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ये कार्बन कार्बन एटम में सिंगल डबल ट्रिपल कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और इनको एल्कीन कहेंगे, है ना, एल्कीन। और ट्रिपल वाले को कहेंगे एल्काइन, यानी कि डबल वाले को कहेंगे एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहेंगे एल्काइन, सिंगल वाले को एल्केन। ठीक ना। और एल्केन का आपने पढ़ लिया कि एल्केन का जो सूत्र है CnH2n+2 है, और एल्कीन का जो है जो CnH2n है, और एल्काइन का जो है CnH2n-2 है। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लो एल्केन क्या होता है। दिस हाइड्रोकार्बन पासेस वन या मल्टीपल कार्बन रिंग, द हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू अ कार्बन रिंग। इसमें जो कार्बन की रिंग मिलेगी आपको। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है कि दे आर कॉल्ड एरेनीज, इसको एरेनीज कहते हैं, और इसमें जो है कम से कम एक एरोमेटिक रिंग जरूर होगी। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, दे आर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हैविंग नो रिंग। ये एक तरह से चेन स्ट्रक्चर बनाती जाएंगे, है ना, और इसमें कोई भी रिंग नहीं पाई जाएगी। जो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है कि दे आर हाइड्रोकार्बन हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर इन देम, द कार्बन एटम कैन बी sp2 sp d3। ये इससे हाइब्रिड होते हैं। इनके प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी ये है दोस्तों कि ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर द empirical formula of hydrocarbon is also different from the each other. For instance, a alkane, alkyne and alkene, the amount of bond hydrogen decrease in alkene and alkyne। यानी कि जो है एल्कीन और एल्काइन में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक तरह से कम होते हैं। दिस मेनली ड्यू टू द सेल्फ बॉन्डिंग या सीटेनेशन। एक वर्ड ये पूछा जो कहा है सीटेनेशन। सीटेनेशन क्या होता है, तो कार्बन का कार्बन से जुड़ना ही एक तरह से सीटेनेशन कहलाता है ना। यहाँ लिखा है द एबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन टू बॉन्ड देमसेल्फ, यानी कि खुद से वो जुड़ते चले जाते हैं, वही जो है सीटेनेशन कहा जाता है। एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग क्या होती है, तो क्रैकिंग आपने पढ़ा होगा कि क्रैकिंग इज अ प्रोसेस इन विच हैवी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू लाइटर मॉलिक्यूल, है ना, हैवी से लाइटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, दिस इज अनकोबलाइज बाय सप्लाइंग एन एडक्वेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर। ये जो एक तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें कैटालिस्ट का भी करके यूज हो जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर मास है, ब्रांचिंग है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन बता दिया था कि जो है एलपीजी का फुल फॉर्म भी आ सकता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाने में, सीएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, और कुछ जो पॉलीमर वगैरह बनाने में या डाई बनाने में या लुब्रिकेटिंग ग्रीस विस में बनाने में यूज होते हैं। अब इनके जो है
उनकी तरफ चलते हैं जिनसे जो क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या है, अगर आपने सीखा है तो पता होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन इसमें जो है कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या क्या है, एल्केन आता है, एल्कीन आते एल्काइन भी आते हैं ना, ऑल ऑफ दिस का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आना बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन आर, तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन, है ना, 3 टाइप के। ठीक है, हमने पढ़ा था एल्केन एल्केन एल्काइन, ये जो है इसका थोड़ा सा जो है आपका सॉल्यूशन है डीप में। इनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या अभी हमने पढ़ा था कि इसमें जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लीजिएगा। अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो उसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसको डीपली पढ़ लीजिएगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, तो एल्केन है। अनसेचुरेटेड में क्या है दोस्तों, एल्कीन और एल्काइन आपको बताया था। ठीक है, जो है बी और सी इसका डायरेक्ट हो जाएगा 7वां का। नेक्स्ट है आप जो है जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, जो है एल्केन का CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है पूछ सकता है एल्काइन का, तो एल्काइन का भी आपने ये क्या नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ये जितने भी हैं सब नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर ड्यू टू, किसकी वजह से एक तरह से नॉन पोलर होते हैं, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से। हाइड्रोजन और कार्बन में जो है एक तरह से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। ठीक है, द एल्केन द कार्बन एटम आर लिंक टुगेदर बाई, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एल्केन में जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एल्किन में डबल जो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, एल्काइन में वही ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसको जानना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू लाइक डिजोल्व लाइक रूल पोलर कंपाउंड आर सोल्यूबल इज, तो ये जो है एक तरह से पोलर सॉल्वेंट में जो है एक तरह से सोल्यूबल है, और जो है नॉन पोलर कंपाउंड जो है नॉन पोलर में जो है एक तरह से सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। तो ये सब आपको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन जो है नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन, तो ये जो है बेंजीन में सोल्यूबल है ना। कह रहा है कि IUPAC जो है इनमें से किसके लिए ली गई है, तो सभी के लिए IUPAC ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर एल्किन्स, तो CnH2n हो जाएगा। सॉरी ये क्या है, हाँ एल्किन। नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर एल्काइन, तो CnH2n-2, यही इंपॉर्टेंट है। फार्मूला जो है बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, और जो है इनके थोड़ी सी द बॉन्ड मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, एल्केन एंड कार्बन एटम आर लिंक टुगेदर बाय, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब कुल मिला के वही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही जो है घुमा फिरा के बोला है। इतना बहुत है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब जो है जो भी देगा पेपर में तो उसके हिसाब से आगे समझ सकेंगे कि क्या पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ये जो ग्राफ है दोस्तों, बहुत ग्राफ कह रहा हूँ, डायग्राम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि ये इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जो 40 डिग्री से के नीचे जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, NG गैस हो गई, ये सब जो भी है जो डिस्टिलेशन टावर के टॉप पे, तो उसमें कार्बन का जो है सी से कार्बन C1 से लेके C4 तक, मतलब पूछ लेगा कि जो है कार्बन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 40 डिग्री पे C1 से लेके C4 तक होते हैं। गैसोलीन जो प्राप्त होगी उसमें जो है कार्बन जो है C5 से लेके C12 तक। केरोसिन का पूछा था, तो केरोसिन का C12 से लेके C16 तक जो है, और इसका टेम्परेचर 105 से 275 डिग्री है डिस्टिलेशन टावर में, है ना। सबसे लास्ट में जो है 300 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे आपको मिलता है, 400 डिग्री पे जो है मिलता है आपको रेसिड्यू। ठीक है, और रेसिड्यू वहीं जो है एक तरह से डामर जैसे करते हैं कोलता, तो ये जो है एक उसका जो चेन होता है C20 से होती है, C20 होती है ना। तो ये डायग्राम एक बार ध्यान से देख लीजिएगा किस पे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, कार्बन
जो है किस किस पे है। अब हम जो है कंबसन पे आते हैं, ठीक है। फ्यूल एंड कंबसन, एक तरह से कंबसन पे पूरा का पूरा इस पे रहेगा। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको जो है मिलेंगे, हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन इससे उठा ले। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो फॉसिल फ्यूल जो है एक तरह से जो है आपके जो है एनिमल प्लांट ये सब जो है एक तरह से ज़मीन में धस गए थे, तो उन्हीं से जो है एक तरह से रिसीव होके जो प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डिफाइंड एज द टोटल क्वालिटी ऑफ हीट लिबरेट व्हेन अ यूनिट मास ऑफ या वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली, है ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू की है, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू की जो है डेफिनेशन ये है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो है जीसीवी के बारे में यानी ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में क्या इसमें ट्रू नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट इज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। नेक्स्ट है इनमें जीसीवी एनसीवी का जो है एक तरह से करेक्ट क्या है, तो वो जो है इनका दोनों का रिलेशन जो करेक्ट है ना, देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो है चलते हैं, ये सब जो है एक तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 9वां कि जो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, तो किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा जो किलो कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड फ्यूल का निकालते हैं, तो जिस एपरेटस से निकालते हैं उसका क्या नाम है, तो बम कैलोरी मीटर है। इसमें वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे जो है कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट हो गई, ऑपरेटर्स का नाम, 10वां क्वेश्चन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये जो है 13वां, द थर्मामीटर यूज रिकॉर्ड टेम्परेचर इन अ बम कैलोरीमीटर, तो दोस्तों बैंकमन्स थर्मोमीटर है 13 का, है ना। इसके अलावा जो है बम कैलोरीमीटर जो है ये क्वेश्चन है 14वां कि बम कैलोरीमीटर जो है एक तरह से जो कैलोरीफिक वैल्यू बताता है किस टाइप के फ्यूल के बारे में, तो सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल के बारे में ना, 14 का बी। नेक्स्ट है, बाकी ये पढ़ लीजिएगा आप, एसिड करेक्शन ये भी पढ़ लीजिएगा, जीसीवी की प्रॉपर्टी है, फार्मूला जीसीवी की है, दोनों की रिलेशनशिप है। और जो है हाँ ये वॉइस कैलोरी मीटर जो है एक तरह से किस टाइप की कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए है, तो वो गैसियस फ्यूल के लिए है ना। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल द टोटल क्वालिटी ऑफ हीट, ये हीट बताती है। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा इसमें। यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, वही वाला है, ये इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा हम चलते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन है 35वां, ये पूछा है कि इन रिफाइनिंग प्रोसेस पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय, तो फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, ये इसका करेक्ट है, ठीक है। इन जनरल कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के कंपोजिशन जो है जनरल कंपोजिशन उसमें क्या क्या मेनली है, तो है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम ऑयल इज़ फाउंड, तो सभी जगह से ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ प्रोसेस बाय विच, तो पेट्रोलियम इज सेपरेट इनटू वेरियस यूजफुल फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम द डी इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल इज डन बाय, तो ये कॉटरेल प्रोसेस ये है। और इसमें जो है एक तरह से कौन सा जो है एक तरह से कौन सा कैटालिस्ट है, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा इसका। बाकी जो है एक तरह से क्रूड ऑयल में कौन कौन सी इम्प्योरिटी पाई जाती है, इमल्सन फ्री क्रूड ऑयल जो है, तो एक तरह से जो है इसमें साल्ट पाया जाता है, NaCl एंड Mg क्लोराइड, है ना। इसके अलावा जो है हाँ ये 42वां क्वेश्चन आया हुआ है, इन अ फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज बाई स्टेज बाई कूलिंग इन सच अ वे दैट, तो ये क्वेश्चन है कि जब हम फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल का, तो उसमें जो है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंडेंस फर्स्ट, कंडेंसर में जो है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट वाले पहले कंडेंस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये घुमाने वाला क्वेश्चन है लेकिन ये करेक्ट है, ठीक है। और उसमें टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो 400 रखते हैं। क्रूड ऑयल को क्लासिफाई करना है तो पैराफिनिक बेस, एस्मेल्ट बेस और मिक्स्ड बेस, ये 3 इसके क्लासिफिकेशन हो जाएंगे।
और सेम 45वां है। इसमें जो क्या कह रहा है, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज बाय स्टेप वाइज कूलिंग इन अ सच वे दैट वेरी जो है वेपर ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस लास्ट। ठीक है, लोअर जो है लास्ट में कंडेंस होगा और जो है हायर बॉइलिंग वाले फर्स्ट, है ना। तो ये अगर डिस्टिलेशन से कहा है ये पूछने को, तो डिस्टिलेशन से ये वाले सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनसे आ सकते हैं। ठीक है, और वही मैंने आपको बताया था कि एलपीजी में जो है कार्बन का कौन कौन सा कितना टेम्परेचर है और C1 से कितने तक जा रहे हैं, तो उस ग्राफ से आप इसमें सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर के बारे में पूछा है, छोड़िए इसमें। एक तो ये बायोडीजल वाला है, बायोडीजल कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो एक तरह से वेजिटेबल ऑयल है। ये क्या है दोस्तों, वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, और ये जो है कैसे उत्पन्न होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो ट्रांसस्टरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ केमिकल फ्यूल कंटेन अ मेजर हीट लिबरेटिंग एलिमेंट, तो है कार्बन और हाइड्रोजन, जिसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सेकेंडरी केमिकल फ्यूल क्या है, तो पेट्रोल है। प्राइमरी पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो प्राइमरी फ्यूल सेकेंडरी फ्यूल का मतलब ये होता है कि जो जिसकी ओरिजिन जो है नेचर से होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी फ्यूल। जैसे आपकी जो है नेचुरल गैस है, ये बाई नेचर जो है कन्वर्ट हो जाती है ना, तो वो प्राइमरी फ्यूल हो गई। ठीक है, बाकी जो है जो एक तरह से फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाके सेपरेट आउट करते हैं, तो वो सब सेकेंडरी में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोल हो गया, एलपीजी हो गई, एनजी गैस हो गई, ये सब प्राइमरी हैं। बाकी जो है यूरेनियम, ये सॉरी इसमें क्या चूज द ऑप्शन दैट आर नॉट अ केमिकल फ्यूल, केमिकल फ्यूल कौन सा नहीं उसको, तो ये जो है यूरेनियम है। यूरेनियम एक तरह से जो है आपका न्यूक्लियर फ्यूल है ना, ये हो जाएगा। और फ्यूल जब कम्बसन होता है तो उस केस में क्या होता है, तो हीट जो है लिबरेट होती है, यानी कि निकलती है ना। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, इसको आपको देखना है। बाकी जो ये 83 वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर की जो वेपराइजेशन के लिए जो है लेटेंट हीट कितनी होती है, तो 586 होती है, लेकिन ये 587 के आसपास वो भी सही, 587 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है, तो जूल पर केजी है। बाकी जो है एक अच्छे फ्यूल में क्या होना चाहिए, तो हाई उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है और मॉडरेट उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इस और इसके अलावा जो है गुड फ्यूल में क्या होगा, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर और जो है मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबशन। ठीक है, बायोडीजल एक तरह से क्या है, तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और बाकी देख जाते हैं हम, ये सब देखें आपको। बाकी हम देख ले रहे हैं कि और कौन सा ये नेचुरल गैस का जो कंपोजिशन पूछा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कंपोजिशन वाइज परसेंटेज वाइज दिया है, मेथेन 75, इथेन 12, प्रोपेन 8, ब्यूटेन 2.5 और हाइयर जो हाइड्रोकार्बन जो है अदर जो होते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, आया हुआ है 12,000 से 14,000। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका एनर्जी कोलनेस से सिर्फ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा मिक्सचर। डीजल ऑयल फ्रैक्शनेशन कलेक्टिंग हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, तो डीजल ऑयल की बॉइलिंग पॉइंट जो है 250 से 320 के बीच में है। हाँ, ये क्वेश्चन आया है आपका कि जो सेपरेशन हम करते हैं क्रूड ऑयल का, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, तो जो रिफाइनिंग का मतलब प्योरीफिकेशन नहीं होता है, फ्रैक्शनेशन होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ स्टेट रन गैसोलीन कितना होता है, तो 47 होता है। और जो है इसके अलावा नोकिंग के बारे में, रिफाइनिंग टावर कंटेन, एक रिफाइनरी टावर में क्या क्या होता है, बबल कैप, बबल प्लेट, ड्रॉप प्लेट, ये सारी होती हैं। बाकी जो उसकी रेंज है दोस्तों, जो हमने अभी बताया था आपको। और बाकी इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ डिमांड लाइक गैसोलीन आर ऑब्टेन बाय कैटालिक क्रैकिंग, कैटालिक क्रैकिंग से क्या प्राप्त होता है, तो हैवी ऑयल जो है कैटालिक क्रैकिंग से ही मिलते हैं आपको, है ना। और
नॉकिंग स्पार्किंग सीटेन नंबर, ये सीटेन नंबर हायर फॉर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एरोमेटिक्स के लिए जो है सीटेन नंबर हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी जो है इसमें और भी देख लीजिएगा, ये ऑल ऑफ दीज है तो इसको कुछ करना नहीं है इसमें। ऑल ऑफ दीज वाले तो आँख मूंद के उन्हीं पे ही लगाना है। सीटेन नंबर डीजल राइज बाय एडिशन ऑफ, ये भी ऑल ऑफ दीज है। एक क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, हाँ, जो आपका एथिल अल्कोहल है ये किससे बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज और स्टार्च में। और ये भी है कि जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कन्वर्ट टू द इथाइल अल्कोहल बाय एंजाइम, उस केस में एंजाइम कौन होता है, तो जाइमेज होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन दोस्तों कि जो है अल्कोहल में जो है 10 से 20% पानी है, तो उसको जो है सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाके करेंगे, ठीक है। अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोसेस इज बेटर एंटी नॉकिंग और प्योर रिन्यूएबल फ्यूल एथिल अल्कोहल, ये नहीं है सब तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन जो है जब नहीं आए तो छोड़िए इनको। बाय प्रोडक्ट ये भी नहीं आया है। ये वेट एनजी गैस मेथेनॉल, ये है दोस्तों। हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आपको रिकवर करना है तो कैसे करेंगे, तो मोनो एथेनॉल एमीन सॉल्वेंट का यूज करके, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट आया हुआ है, मेथेन है। एलपीजी में क्या होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और जो है एलपीजी में जो है लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल है, तो मरकेप्टन, ये भी आया हुआ है। सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, ये भी आया है, 12,000 से 14,000। और जो है एक तरह से 100% अल्कोहल को क्या करते हैं, ये भी आया है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। और जो है कम्बसन का ये छोड़िए, इनकम्प्लीट कम्बसन कैसे बिकॉज बाई, तो ये तो जो है नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। एयर कंटेंट जो होता है, एयर में जो ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम कितना होता है, तो 21 होता है, और बाई मास कितना होता है, 23% होता है ना। 22.4 लीटर पर CO2 STP पर उसका वेट क्या होगा, तो 44 ग्राम होगा। इनमें से एक न्यूमेरिकल जरूर फंसेगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर जरूर जो है इसमें से दे देगा। हाँ, ये क्वेश्चन आया है कि नहीं, इसमें कहाँ गया आप, व्हीकल का सीएनजी पावर रिक्वायर, एक क्वेश्चन इसमें मैंने उसको पॉइंट आउट किया था कि बताएंगे उसको अच्छे से। नंबर ऑफ कंप्लीट ये हो गया, ये आगे है इसका मतलब, है ना। सीएनजी कह रहा है कि सीएनजी जो है व्हीकल में जो यूज, जो अभी आप सीएनजी व्हीकल यूज बहुत कम है। और जो है ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर फ्यूल स्टोरेज, इसमें जो है अगर सीएनजी को स्टोर करना है तो उसमें ग्रेटर अमाउंट स्पेस चाहिए उसके लिए, है ना। और जो है गैसोलीन में जबकि उसमें उसके अपेक्षा कम होती है ना। ये क्वेश्चन ऐसा आया था। सीएनजी इज कंप्रेस्ड टू ऑक्यूपाइज लेस देन 1 वॉल्यूम, छोड़े ये। और ये तो जलेगा कोई भी फॉसिल फ्यूल तो क्या होगा, तो एयर पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, नॉर्मली बात है। हाँ, ये है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो एक तरह से आपके केमिकल निकलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे पेट्रोकेमिकल कह देंगे, नॉर्मल बात है ना। ये पूछा है कि सीएनजी इज ड्राई नेचुरल गैस विच इज स्टोर इन अ टैंक इन कंप्रेस्ड गैसियस फॉर्म, ठीक है। ये और एक वेट, एक तो ये वेट वाला, ये दोनों में से एक कोई आया, ध्यान नहीं मुझे। जो है ड्राई जो है नेचुरल गैस और वेट नेचुरल गैस, इन दोनों के बारे में जो है पूछा गया है। नेचुरल गैस को क्या कहते हैं, तो मार्स गैस कहते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है आपका सीएनजी का कंपोजिशन क्या है, वो तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा जो है चूज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट टू फॉर सीएनजी, ये तो इग्निशन इंडिया लार्ज रिवर्स नेचुरल गैस, ये भी हो जाएगा। फुल फॉर्म सीएनजी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और एलपीजी का ऑक्टेन नंबर क्या है, तो 130 है। एलपीजी की कंपोजिशन हो गया
लीक डिटेक्टर में मरकैप्टन हो जाएगा। और बाकी जो है एलपीजी को कैसे प्राप्त होती है तो वो भी पढ़ लीजिएगा। और जो है कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी की कितनी होती है तो 25,000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होगी। एलपीजी को कैसे प्राप्त किया जाता है तो अनकंडेंस्ड गैस फ्रॉम रिफाइनिंग, है ना। ये है एक यार क्वेश्चन मिल नहीं रहा है जो हमने जो है मेंशन किया था बताने को, उसमें ये क्वेश्चन था कि जो एलपीजी गैस है जो एयर से कितनी गुना भारी है। वो क्वेश्चन कहीं दिख नहीं रहा है। वो क्वेश्चन आया हुआ है, पहले तो मैंने देखा था और लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है या पेज वो छूट गया होगा शायद। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कई 2 क्वेश्चन इससे उठे थे। जो जो हम यूज करते हैं जो गैस, जो एलपीजी जो है एयर से कितनी गुनी भारी है ये पूछा गया है। और जो है अगर ये एक तो ये क्वेश्चन है कितना गुना भारी है, और एक ये पूछा है कि अगर एलपीजी गैस लीक करेगी तो जो है वो हल्की है या भारी है। बस नॉर्मली ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और आई होप जो है कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगी जो है इस चैप्टर से जो पूछा है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोजिविटी और कम्बसन। इससे ज़रूर कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो है किस पे वीडियो बनाना है बता दीजिएगा। अभी टाइम है 26-27 के आसपास पेपर है, तो अभी टाइम है 20 तारीख तक तो बन ही जाएगा। उसके बाद जो है कंटिन्यू जो है मॉडल पेपर बनाएंगे, मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन सभी के, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय।